Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of New Simplified. Now T+1 settlement system was this news recently. सेबी के साथ कि सेबी ने स्टॉक मार्केट में काफ़ी चेंजेस किए, स्टॉक मार्केट में काफ़ी बदलाव इसके बाद आ सकता है. तो T+1 सेटलमेंट क्या है इसके बाद में कंफ्यूजन होगी, बट वो हम आज एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज आज के वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, जैसे बदला सिस्टम क्या होता है, रोलिंग सेटलमेंट क्या होता है, इसके साथ T+1 सेटलमेंट क्या है, साथ में T+2 से कैसे डिफरेंट है ये देखेंगे, और साथ में देखेंगे आपका ये ओवरऑल कि T+1 से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं. तो चलिए समझते हैं एक एक करके. सबसे पहले ये जाना जाए तो मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं. इनके एक जिसके पास एक्सेस पैसा हो और एक जिसके पास कम होता है, राइट. इस गैप को कम करने वाले जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो आपके फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होते हैं कि वो यहाँ से डिपॉजिट करते हैं और यहाँ से लोन प्रोवाइड कर देते हैं, राइट. वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ये इनको 4% देंगे तो 6% पे आगे लोन कर देते हैं, 2% का फायदा हो जाता है. ये आपके इंटरमीडिएटरीज आपके बैंक हो सकते हैं, आपके और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक NBFC या फिर आपके स्टॉक मार्केट. और स्टॉक मार्केट के बारे में ही हम पढ़ेंगे. तो स्टॉक मार्केट में जो आपकी खरीदी बेची होती है वो स्टॉक मार्केट में आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे NSE, BSE वगैरह ये सब करते हैं. और जब ऐसा होता है तो स्टॉक मार्केट में 3 प्लेयर्स होते हैं आपके, राइट. वो 3 प्लेयर्स क्या कौन से होते हैं? मोस्टली प्लेयर्स तो बहुत सारे, बट 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जिनके बारे में हम जाएंगे. जो हमारी सिक्योरिटीज होती हैं, स्टॉक्स होते हैं, उसमें एक तो उनका बायर होता है. ये जो बायर है सिक्योरिटी खरीदेगा तो पैसे इन्वेस्ट करेगा, राइट. सो ही इज एन इन्वेस्टर. ये हमारा इन्वेस्टर हो गया. दूसरा हो गया आपका सेलर जो कि सिक्योरिटीज बेचेगा और पैसे इससे ले लेगा. ये आपका ब्रोकर हो गया. नॉर्मली क्या होता है इस पूरे प्रोसेस को, जब सेलर इसको सिक्योरिटी दे दे, राइट, और बायर के हाथ में सिक्योरिटी आ जाए, उसके अकाउंट में पैसे इसके पास चले जाएं, इसको कहते हैं सेटलमेंट, राइट. ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. सेटलमेंट, जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाए, इसके पास से पैसे सेलर के पास आ जाए और इसके पास सिक्योरिटीज के अकाउंट में आ जाए, इसको सेटलमेंट कहते हैं. इसमें 2 डेट इंपॉर्टेंट होती है. एक तो इशू डेट, राइट, ट्रेड इशू, मतलब जिस दिन इन लोगों ने बोला था कि हम ऐसा करेंगे, जैसे 16 अगस्त को बोला और 18 अगस्त को ये एग्जीक्यूट हो गई, राइट. तो ये थी आपकी डेट जिस दिन आपका ये ट्रेड हुआ. दूसरा ये था सेटलमेंट डेट, जिस दिन सेटलमेंट हो गई थी. सब पहले क्या होता था? पहले बदला सिस्टम होता था कि अगर 16 को साइन किया गया, 18 को बोला गया था, प्रॉमिस किया गया कि मैं आपको सिक्योरिटी दे दूंगा, और ये जो मतलब बायर है जो सिक्योरिटी खरीद रहा है और ये बोलेगा मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा. लेकिन पहले क्या होता था, पहले इस डेट को खिसका सकते थे कि 25 तारीख को, कि मेरे पास ना भी पैसे नहीं है, मैं 25 तारीख को दे दूंगा. तो 25 तारीख को बस इसमें ऐसा होना होता था कि इसको प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही होता था, साथ में कुछ कंपनसेशन पे करना पड़ता था. इसको कहते हैं बदला सिस्टम. आप सेटलमेंट डेट को खिसका सकते हो अगर आप कुछ कंपनसेशन पे करने को तैयार हो. ये पहले एग्जिस्ट करता था. अब इसके बहुत सारे नुकसान होते थे. नुकसान क्या थे कि स्पेकुलेशन बड़ी हो जाती थी. 16 से 25 में इतना फर्क आ जाता है, और शेयर मार्केट तो ऐसे ऊपर नीचे जाता है, कल जो पॉजिटिव है वो अगले दिन नेगेटिव होता है. इसमें क्या होता है कि अगर ये सिक्योरिटी 5 लाख की बाय द वे ये बेच रहा है यहाँ पे जो सेलर है, लेकिन अगर सिक्योरिटी की कीमत 8 लाख हो गई 2 दिन में, तो ये बेचने से इनकार कर देगा, बोलेगा रख ले कंपनसेशन, चल मैं तुझे 1 लाख रुपए दे देता हूँ. पर इस केस में क्या हुआ, मतलब एक ट्रस्ट बिक गया ना. इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ब्रोकर को, क्योंकि ब्रोकर ने बायर को वादा किया था कि अगर ये सिक्योरिटी नहीं भी देगा ना तो आई विल पे यू, राइट. तो वो उसको पैसा देगा. ऐसे केस में जब वो पे नहीं करता तो ये अपनी जेब से, मतलब वो जो पैसे होते हैं इसको पे करना पड़ता है. मतलब इसको एक कोलैटरल रिस्क रखना पड़ता है अपने पास. एक मार्जिन रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है कि इन केस ये डील नहीं साइन होती, बायर सेलर को अब पैसा नहीं देता, और सेलर बायर को अगर वो सिक्योरिटी नहीं देगा तो ब्रोकर पैसे देगा, वो जो पैसे इधर उधर होने हैं. तो ये इसको रखने पड़ते थे अपने पास. क्यों? क्योंकि इसने प्रॉमिस किया है. दैट्स वाई ये यहाँ पे कुछ पैसे क्या हो जाते फंस जाते थे. तो यहाँ 3 प्रॉब्लम हुई. पहले तो रिस्क होता था इस चीज में कि सेटल होंगे या नहीं. दूसरा, ब्रोकर को अलग पैसा रखना पड़ रहा है. तीसरा, इतने दिन के लिए पैसे फंस जाता था. तो इसीलिए क्या किया, इस सिस्टम को हटा दिया गया 2001 के आसपास. तो 2000 में इस सिस्टम को हटा दिया गया और आपका रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम आ गया, राइट. तो इसीलिए हमने सीखा, आपका यहाँ पे हमने स्टॉक मार्केट में देखा बदला सिस्टम हो गया. अब आते हैं रोलिंग सेटलमेंट. रोलिंग सेटलमेंट में क्या हुआ, ये जो आपकी 16 तारीख और 18 तारीख की डेट थी ना, इसको फिक्स कर दिया गया. रोलिंग में बोला गया
जब इसके T+5 सिस्टम आया कि T आपका ट्रेड और 5 है वर्किंग डेज, कि इतने वर्किंग डेज में हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो ट्रांजैक्शन कैंसिल। मतलब अब आप खिसका नहीं सकते। तो ये 2000, 2001, 2002 और 2003 की कहानी है। 2001 में T+5 था, 2002 में T+3 हो गया और 2003 से T+2, मतलब 2 वर्किंग डेज आज साइन किया गया है तो 2 दिन छोड़ के आपका ट्रांजैक्शन हो जाना चाहिए, राइट। ये आपका T+2 सिस्टम एग्जिस्ट करता था, तब से हम T+2 पे काम चला रहे हैं। इसे कहते हैं रोलिंग सिस्टम, कि आप डेट को खिसका नहीं सकते। समझ में आ गया बदला, समझ में आ गया रोलिंग सेटलमेंट। अब आते हैं T+3 पे। अब T+3 में ये चीजें बदल जाती है। T+1, अब T+1 सिस्टम आया। T+1 का मतलब अगर 16 तारीख को आपने साइन किया तो 17 तारीख तक जो बायर और सेलर है, ये आपका बायर हुआ, ये आपका सेलर हो गया, तो बायर के अकाउंट में आपकी सिक्योरिटी होनी चाहिए और सेलर के अकाउंट में मनी आ जाना चाहिए नेक्स्ट डे। अब ये तभी पॉसिबल है जब इसमें एक कंडीशन रखी गई है कि इसमें जो ब्रोकर है ना बीच में, ब्रोकर के अकाउंट में जिस दिन ये डील साइन हुई उसी दिन इसके अकाउंट में सिक्योरिटी चला जाएगा और यहां से मनी बस नेक्स्ट डे इसको उधर पहुंचाना है। मतलब जिस दिन डील साइन हुई उस दिन ब्रोकर के अकाउंट में सब पहुंच गया, ये भी पहुंच गया, सिक्योरिटी भी और मनी भी। अब इससे देखो कितने फायदे हुए। सबसे पहली बात तो टाइम कम हो गया, राइट। दूसरा रिस्क कम हो गया। वो जो पहले नहीं था कि इतने 4, 5, 2-3 दिन में सिक्योरिटीज ऊपर नीचे चली जाती थी और ये जो मे बी सेलर हो वो अपनी प्रॉमिस को रखता नहीं था। इस केस में उसको रखना ही पड़ेगा क्योंकि सिक्योरिटी उसके हाथ में नहीं है। उसने जैसे डील साइन की वो ब्रोकर के पास चला गया। तो अब अनसेटल्ड जो पेमेंट होती थी वो 50% कम हो जाएंगी। समझ में आया? क्योंकि अभी डिफॉल्ट नहीं कर सकते, ना ये डिफॉल्ट कर सकता ना ये डिफॉल्ट कर सकता है, पैसा फंस गया साइन करते ही, तो वो चाहे कल भी क्यों ना करना हो। तो ये सबसे बड़ा फायदा है इस चीज का। ये आपकी अनसेटल्ड ट्रेड रुक गई आपकी यहाँ पे। इसके साथ और भी रिस्क कम हो जाते हैं। लिक्विडिटी बहुत, फिर आपके सिस्टमैटिक रिस्क कम हो जाते हैं क्योंकि सिस्टमैटिक रिस्क इसी की वजह से आते थे। साथ में देखेंगे कि इंसॉल्वेंसी की वजह से, अब जैसे आज आपने साइन किया 4-5 दिन बाद कंपनी दिवालिया हो गई, शेयर्स के अब बिल्कुल एकदम नीचे गिर गए, तो दोनों पार्टी ट्रेड करने को तैयार नहीं है। अब वो सब भी कम हो गया क्योंकि एक दिन में ऐसा नहीं होने वाला, होगा भी तो पैसे तो ट्रांसफर हो गए, तो पैसे ट्रांसफर होने के बाद तो कुछ कर नहीं सकते ना। इसके बाद लिक्विडिटी बड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि अब ब्रोकर को अपने पास मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं रखनी पड़ रही। वो जो उसको पहले कोलैटरल रिस्क करने के लिए क्या करना पड़ता था, पैसे अपने पास रखने पड़ते थे क्योंकि उसको तो अपनी प्रॉमिस रखनी है, अब उसको जरूरत ही नहीं है, राइट। तो कितनी लिक्विडिटी फ्री हो गई। और पहले क्या होता था, 5 दिन का गैप, 4-5, 2-3 दिन का गैप तो हो ही जाता था कि ये आपका बायर है और ये आपका सेलर है, इमेजिन, राइट, कि ये सिक्योरिटीज बेच रहा है आपकी। अब सेलर के पास में भी 5 लाख की सिक्योरिटी है, ये बेच रहा है क्योंकि इसके दिमाग में ना दूसरी सिक्योरिटी चल रही है, उसको और फायदा हो सकता है। लेकिन ये आसानी से कर नहीं पाता था क्योंकि 3 दिन का तो वेट करना पड़ेगा कि पैसे आएंगे तब जाके इन्वेस्ट करेगा। अब नहीं, अब नेक्स्ट डे ही पैसे इसके पास आ गए और ये दूसरी सिक्योरिटी में जाके इन्वेस्ट कर सकता है। तो इस तरीके से लिक्विडिटी फ्री हो गई। तो इस तरीके से ओवरऑल देखा जाए तो इतने सारे फायदे होते हैं। इट इज सेफर, इट इज लेस रिस्कियर एंड इट इज फास्ट। दिस इज व्हाट एसबीआई इज ट्राइंग टू से। अब जब ये इतना अच्छा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब इसकी प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि है तो ये T+1 सिस्टम ऑप्शनल, कि चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है, इसमें सब कुछ कंपोनेंट मैंडेटरी है। जैसे अगर आप T+2 में एक बार शिफ्ट हो गए लेकिन आपको लगता है आप इसमें नहीं काम कर पा रहे, तो T+2 में वापस जाने के लिए आपको कम से कम 6 महीने का लॉक इन पीरियड है। 6 महीने तक कर नहीं सकते और उस 6 महीने के बाद भी 1 महीने को आपको आपको जो पब्लिक नोटिफिकेशन निकालनी पड़ेगी और वेट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल 7 महीने का लॉक इन पीरियड हो जाता है। उसके बाद अगर वापस T2 से आप T1 में आने की कोशिश करोगे ना, तो फिर एक मिनिमम पीरियड आपको पे करना पड़ेगा। मतलब ट्रांजिशन आसान नहीं है, तो इसको सबसे बड़ा इश्यूज का माना जाता है। दूसरा मानते हैं इंटरऑपरेबिलिटी, कि अगर कोई T+2 काम कर रहा है तो T+1 में मुश्किल हो जाएगा। इमेजिन किसी की सिक्योरिटी T+2 में है,
राइट और T+1 के साथ भी ट्रांजैक्शन हो रही है। अब ये तो 2 दिन में खत्म हो गई, यहाँ पे 1 दिन में वादा कर रखा है, तो सिक्योरिटीज फ्री नहीं होंगी T+1 में देने के लिए। इंटरऑपरेबिलिटी का इशू है, ऊपर से फॉरेन इन्वेस्टर ये कहते टाइम जोन अलग है, आप कह रहे हो 1 दिन में प्रोसेस कर दो। 1 दिन में कैसे प्रोसेस करें? 12 दिन तो हमारे वैसे ही चले जाएंगे, हमें तो सिर्फ 12 दिन मिलेंगे ना, 12 घंटे मिलेंगे ना। आप तो 24 घंटे कह रहे हो, 12 घंटे मिलेंगे इस केस में। तो फॉरेनर्स का ये प्रॉब्लम है, बट यूएस इज ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट T+1 सेटलमेंट सिस्टम, सो दैट वी कैन डिस्क्रेडिट। तो ये था आपका समझना T+1 T+2। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कनेक्ट करें, बिकॉज वी आर हियर जस्ट टू हेल्प यू। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.